नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज है अपनी क्लास नंबर 27 का पार्ट 3 है। पिछली जो क्लास थी वो थी क्लास नंबर 27 पार्ट 2, ठीक है। लेकिन ये है क्लास नंबर 27 पार्ट 3 प्रकाश, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम जो पार्ट अपना प्रकाश का रहता है, क्योंकि इससे पहले अपने जो है वो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन की घटना, ठीक है, के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंस के ऊपर, ठीक है। और पिछली क्लास में मैं आपको बता भी रहा था कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल लेंस जो है उनके कार्य समान है। तो आपको पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि सभी के सभी तरीके, ट्रिक्स वगैरह जो है, याद करने के तरीके जो है वो आपको जो है पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो ये क्लास देखने से पहले अगर आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप इसको आज वाली क्लास को आप याद कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं लेंस के ऊपर। अब देखो लेंस क्या होता है, इतनी देर जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, देखो पहले समतल दर्पण पढ़ा, उसके बाद में अवतल दर्पण पढ़ा, उसके बाद में एक उत्तल दर्पण हमने पढ़ा, ठीक है। इसके अंदर देखो एक सिंगल लेयर होती थी, यहाँ पर भी क्या है, एक सिंगल लेयर है। लेकिन ये जो बनेगा लेंस जो बनेगा वो सिंगल लेयर से नहीं बनेगा, वो बनेगा दो लेयर से मिलकर जो है वो बनता है, ठीक है। अब देखो कैसे, अब देखो इसमें जो लेंस बनेगा वो दो पार्ट जुड़कर आपस में बनेंगे, ठीक है। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो लेंस होता है ये अपना क्या होता है, ये अपना होता है उत्तल लेंस, ये होता है अपना अवतल लेंस, ठीक है। अब ये जो लेंस है ये इस तरीके से होते हैं। अब देखो आपने जो अवतल दर्पण पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, ये दोनों आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं, इनमें आपस में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, मतलब सभी कार्य जो है वो समान है इनके, और साथ ही साथ में इनके जो प्रतिबिंब जो बनते हैं वो भी इनके आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और ये जो होता है ये उत्तल दर्पण के समान कार्य करता है, तो इनके कार्य सभी क्या इनसे मिलते जुलते हैं। अब देखो लेंस का तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा जनरल उपयोग जो होता है वो अपने चश्मे के अंदर अपने जो काम में लेते हैं वो अपने लेंस ही काम में लेते हैं, वो दर्पण काम में नहीं लिए जाते, ठीक है। क्योंकि वो क्या करते हैं, वस्तु को पास में या दूर दिखाने की जो कैपेसिटी रखते हैं लेंस, ठीक है। तो उसके लिए अपने क्या काम में लेते हैं, लेंस जो चश्मे के अंदर काम में आते हैं वो अपने क्या होते हैं, वो लेंस होते हैं, ठीक है। अब देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। अब देखो इनके एक नाम और दिया गया है, अभिसारी, और एक होता है अपसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, अभिसारी का मतलब एक जगह केंद्रित करने वाला, और अपसारी का मतलब क्या होता है, बिखेरने वाला, ठीक है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक जगह एकत्रित करने वाला। देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, कई बार पेपर में क्या होता है अपने को उत्तल लेंस और अवतल लेंस नहीं दिया जाता, डायरेक्ट अभिसारी लेंस दे दिया जाता है। तो उसको देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, आपको भी अगर तरीका पसंद आए तो आप भी याद कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, अभिसारी, ठीक है। तो अभी एक उपसर्ग होता है, ठीक है, जो क्या करता है, एक जगह के लिए अर्थ, एक जगह के रूप में अर्थ देता है। या फिर एक तरीका और आप देख सकते हैं कि अभी नाम के जैसे कई लड़के होते हैं, मतलब इंसानों के नाम भी क्या होते हैं, अभी नाम होता है, अभी, ठीक है। तो अब नाम जो रखे जाते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में रखे जाते हैं, तो बिखेरने के लिए रखा जाएगा या फिर एकत्रित करने के लिए रखा जाएगा, ऑफ कोर्स एकत्रित करने के लिए ही रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है वो किसी ना किसी इंसान का नाम होता है, और नाम जो हमेशा रखे जाते हैं वो पॉजिटिव वे में रखे जाते हैं, ठीक है।
मतलब कि अच्छे अर्थ के अंदर देने वाले जो है वो रखे जाते हैं। ठीक है, तो अभी का मतलब एक जगह एकत्रित करने वाला, तो अभी सारी लेंस, और यहाँ पर अब सारी लेंस। ठीक है, अब देखो अभी नाम होता है लेकिन अब तो नाम नहीं होता, नाम नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है, ये बिखेरने वाला इंसान है। तो अवतल और उत्तल के अंदर क्या याद करना है, उत्तल लेंस जो होता है वो एक जगह एकत्रित करने वाला होता है, साथ ही साथ में इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस जो होता है वो क्या होता है, बिखेरने वाला होता है, मतलब कि अपसारी लेंस। अब बिखेरने से मतलब क्या है, बिखेरने का मतलब है किरणों को बिखेरना और किरणों को एकत्रित करने का कार्य जो करता है वो जो होता है अभिसारी और अपसारी होता है। अब देखो इनका देखो प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं। देखो लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या है, उत्तल लेंस से बनना। ठीक है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। अब देखो ये एक टेबल दी गई है और ये सेम टेबल जो मैंने आपको कहां पर कराई थी, ये सेम टेबल मैंने आपको करवाई थी अवतल दर्पण के अंदर, अवतल दर्पण। ठीक है, सेम सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो अनंत पर जब होता है तो अपना प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंत पर है मतलब बहुत छोटा, बिंदुवत। ठीक है, देखो अत्यंत छोटा, बिंदुवत, और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा तो अपने को याद करना है। वास्तविक और उल्टा जो है उत्तल लेंस के लिए याद रखना है, साथ ही साथ में अवतल लेंस के लिए भी यही याद रखना है। ठीक है, अब देखो वस्तु जब अनंत पर थी, अनंत पर थी मतलब बहुत छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, इसका मतलब बिंदुवत जो है यहाँ पर बनेगा। और फोकस पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनना स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा ही फोकस से बनना स्टार्ट होता है, तो फोकस पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखी जाती है। ठीक है, जैसे देखो ये है अपना f, ये है अपना 2f, ये है अपना अनंत। जब अनंत पर था तो वस्तु का जो बना था वो कैसा बना था, बिंदु एकदम छोटा सा प्रतिबिंब बना था। उसके बाद में जब, और कहां पर बना था फोकस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वस्तु जैसे ही पास लाएंगे थोड़ी सी वस्तु बड़ी हो जाएगी, तो वस्तु थोड़ी सी अपने क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसा था, यहां पर जो था अपना बिंदुवत था, और यहां पर अपना क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब बनेगा कहां पर, देखो पहले स्टार्टिंग एफ से थी, अगला स्टेप कहां पर आएगा, एफ और 2f के बीच में, तो ये लो एफ और 2f के बीच में। उसके बाद में जब वस्तु 2f पर रखी जाती है, 2f पर रखी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब और बिंब आपस में समान, मतलब वस्तु के बराबर साइज का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वस्तु के बराबर साइज का। ठीक है, और उल्टा और वास्तविक अपने ने याद किया हुआ है। ठीक है, और बनेगा कहां पर, देखो इससे एक स्टेप और आगे, तो यहाँ पर मतलब 2f पर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में जब वस्तु 2f और f के बीच में रखी जाएगी, जब यहाँ पर वस्तु रखी जाएगी तो ये और आगे खिसक जाएगा, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, या फिर 2f व अनंत के बीच में बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, अब देखो अब वस्तु से 2f के बाद में वस्तु से बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो वस्तु से बड़ा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो वस्तु एकदम फोकस के ऊपर यहाँ पर रख दी जाती है। ठीक है, तो जैसे अपने शीशे के बहुत पास में जाते हैं तो केवल फेस दिखाई देता है खाली, मतलब प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो देखो प्रतिबिंब क्या कैसा हो जाएगा, काफी बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और इमेज कहां पर बनेगी, इमेज बनेगी अनंत के ऊपर। ये चीजें जो है इस तरीके से अपने को क्या करना पड़ेगा, याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, सेम टू सेम अवतल के अंदर अपने ये चीज कर चुके हैं। अगर और ज्यादा अच्छा समझना चाहते हैं और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिए एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देखना, आपको पूरा का पूरा ये रट जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखो उत्तल लेंस व अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया समान है। क्या है, प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया आपस में क्या होती है, समान होती है। अतः अवतल दर्पण की ट्रिक जो है यहाँ पर भी काम में ली जा सकती है, और ट्रिक जो है मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताई थी। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण
से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, वो तो क्या था, उत्तल दर्पण से था, अब अवतल दर्पण से है, अवतल दर्पण नहीं, अवतल लेंस से। ठीक है, अवतल लेंस से, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। आप देखेंगे अभी यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था, ये है उत्तल लेंस से। ठीक है, अब अपना क्या हो जाएगा, अब आएगा अपना अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। देखो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, ये हमेशा याद कर लो कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनता है, सीधा बनता है। और ये अपने पिछले उत्तल के अंदर भी जो है अपने याद किया था, मतलब उत्तल दर्पण के अंदर हमने ये चीज याद की थी कि आभासी बनता है, सीधा, ये तो अपने को याद करना है। वह वस्तु से हमेशा ही छोटा बनता है। दो कंडीशन पढ़ी थी हमने, एक वस्तु एकदम बिंदुवत और एक छोटा, दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं इसके अंदर। देखो वस्तु अनंत पर रखने पर बिंदुवत व वस्तु फोकस के बीच में बनता है। देखो कैसे, ठीक है, ठीक है, देखो इस तरीके से अपना होता है अवतल लेंस। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, अनंत पर जब रखी जाएगी, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अपने को हमेशा ही बिंदुवत दिखाई देती है। ठीक है, बिंदु के समान दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी बिंदुवत है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो फोकस के बीच में बनता है। कहाँ पर बनता है, फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रखने पर बिंदुवत बनता है और फोकस के बीच में बनता है। अब अनंत के अलावा अनंत से थोड़ा सा पास में लेकर जाते हैं तो छोटा बनता है, मतलब वस्तु से छोटा, बिंदुवत से बड़ा लेकिन वस्तु से छोटा, परंतु वस्तु से छोटा ही रहता है। ये अपने को दो चीजें जो है अपने को याद करनी, सेम टू सेम जो है अपने दर्पण के अंदर ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, अब देखो अब आती है लेंस। अब अपने वो चीजें बात करने वाले हैं जो चश्मे के बारे में होती है। अपने को जो है चश्मे के बारे में जो है वो अब पूरा पूरा नॉलेज मिलने वाला है। देखो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबसे पहले डायोप्टर होता है। देखो लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति, शक्ति मतलब पावर, पावर को कैसे दिखाते हैं, 1/f से, 1/f से जो है पावर को दर्शाया जाता है। ठीक है, देखो P का मतलब क्या है, शक्ति, और F का मतलब क्या है, फोकस, दूरी। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखो उत्तल, जैसे आपने देखा होगा कि कईयों के जो चश्मे होते हैं वो प्लस में होते हैं और कईयों के जो चश्मे होते हैं वो माइनस के नंबर के होते हैं। वो क्यों होते हैं, उसका क्या मतलब है। देखो जिसके उत्तल लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस, उनका चश्मा होगा प्लस के अंदर। और जिनके अवतल लेंस लगा हुआ, अवतल लेंस लगा हुआ, उनके जो होता है वो माइनस का चश्मा होता है। अब इसको याद कैसे करें, देखो नाम क्या है, उत्तल। ठीक है, अब देखो उत्तल में मेरे को तो यहाँ पर प्लस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उत्तल के अंदर हमेशा प्लस के अंदर जो है वो अपना चश्मे का नंबर आता है। उसके अलावा अवतल, ठीक है, इसके अंदर माइनस का चश्मा अपने जो है वो लगता है। अब इसके अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसी 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की शक्ति ज्ञात करो। ठीक है, शक्ति ज्ञात करो, इस तरीके से एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अपने को यहाँ पर देखो किस में रखना है, फोकस दूरी रखनी है मीटर के अंदर, तो शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति P = 1/f होता है। ठीक है, तो यहाँ पर F जो चाहिए अपने को किसमें चाहिए, मीटर के अंदर चाहिए। 50 सेंटीमीटर तो आधा मीटर हो गया। ठीक है, इसका मतलब 1
बट्टा में क्या रखना है, 1/2, तो 1/2, तो ये 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो 2, मतलब चश्मा कौन सा है, 2 नंबर का, 2 नंबर का चश्मा। ठीक है, अब इसके अंदर लेंस उत्तल है या उत्तल है, देखो प्लस का निशान है, इसका मतलब प्लस के निशान के अंदर क्या होता है, उत्तल, उत्तल। ठीक है, उत्तल लेंस इसको जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि चश्मा जब लगता है तो उसको अलग अलग तरीके से उसको बांटा जाता है, अलग अलग रोग के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये कौन से रोग होते हैं, किस तरीके के रोग होते हैं, कैसे इनका जो है वो निवारण किया जाता है, वो देखो बताया गया है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, उसके बाद में इसका जो तरीका है याद करने का वो इसको मैं आपको बताऊंगा। देखो, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या आता है, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में निकट की वस्तु को साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। मतलब कि जो यहाँ पर है ये क्या है, ये उल्टा चल रहा है। नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट का साफ नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन वास्तव में क्या है, इसमें निकट का साफ दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का साफ दिखाई नहीं देता है। देखो, इस दोष में निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसके इलाज के लिए क्या लगाना चाहिए, अवतल लेंस युक्त चश्मा दिया जाना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है, मायोपिया भी कहते हैं। अभी इसके इंग्लिश नेम, जैसे मायोपिया इसका इंग्लिश नेम है, तो अपने को याद करना है, क्योंकि पेपर में कई बार इंग्लिश के का नाम देकर पूछ लिया जाता है। क्योंकि जरा दृष्टि, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से क्या है कि अपने को डायरेक्ट दिमाग में आ जाता है, इसलिए पेपर में ओरिजिनल नेम नहीं दिया जाता, इंग्लिश का नेम दे दिया जाता है, जैसे मायोपिया दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो वास्तव में होता क्या है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। और अपने को ऐसा लगता है कि ये नाम उल्टे रखे गए, वास्तव में नाम नहीं उल्टे रखे गए, इसकी हिस्ट्री, इसका इतिहास थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति होता है, ये इसकी क्या है, आंख है। ठीक है, अब क्या होता है कि आंख के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, वो प्रतिबिंब बनेगा इसके ऊपर। जब इसके ऊपर प्रतिबिंब बनेगा तभी हमें साफ दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये जो किरणें हैं ये पहले ही मिल जाती है, यहीं पर इनका मिलान हो जाता है। अब वास्तव में अपने को ये तो यहाँ पर लाना है, मतलब ये जो है इसको यहाँ पर मिलाना है, यहाँ पर मिलेगा तभी साफ दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर मिलना था उसके निकट ही मिल गया, उससे पहले ही मिल गया। जहां पर इसको मिलना चाहिए था, दोनों किरणों को जहां पर मिलना चाहिए था उसके निकट मिल गया, मतलब उससे पहले ही मिल गया, तो इसको क्या कह देंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब देखो, अब इसकी लेंस कौन सा लगता है, अवतल लेंस लगता है। अब देखो करना क्या है, अपना जो टारगेट है वो ये है कि ये यहाँ पर जो मिलान हुआ है इसको मिलान यहाँ पर करवाना है, यहाँ पर करवाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को किरणों को क्या करना है, फैलाना है, किरणों को फैलाना है। फैलाने के लिए, बिखेरने के लिए अवतल दर्पण यूज में आता है, इसलिए यहाँ पर अपने को डॉक्टर क्या देता है, अवतल दर्पण दे देता है। कौन सा, अवतल, अवतल लेंस दे देता है। क्या देता है, अवतल लेंस। ठीक है, देखो इसका रीजन ये है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जब रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो वास्तव में रेटिना पर नहीं बन के उससे पहले बन जाता है, मतलब उसके निकट बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब निकट बन गया लेकिन अपने को तो रेटिना के ऊपर ही बनाना है, मेन जगह पर ही क्या है, प्रतिबिंब अपने को बनाना है। उसके लिए क्या किया जाता है, किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने के लिए हमेशा क्या यूज में आता है, अवतल लेंस जो है वो काम में आता है। उसके बाद देखो दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, इस दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसके इलाज के लिए उत्तल लेंस का युक्त चश्मा दिया जाता है। इस रोग को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि इसको क्या मायोपिया बोला जाता है, इसको हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी उल्टा चल रहा है, नाम दूर दृष्टि दोष है लेकिन दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास के साफ दिखाई नहीं देगी।
ठीक है। उसके साथ में इसके अंदर लेंस जो दिया जाता है उत्तल लेंस दिया जाता है। अब इसके पीछे की भी वास्तविक कहानी देखो क्या है कि ये इंसान है, ये इंसान की आंख है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, थोड़ा दूर बन जाता है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, थोड़ा सा दूर बन गया, मतलब बनना यहाँ पर चाहिए था लेकिन बन दूर गया, दूर बन गया, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। अब देखो, अब अपना टारगेट क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इस प्रतिबिंब को यहाँ पर बनाना है। यहाँ पर बनाना है तो किरणों को क्या करना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, मतलब एक जगह केंद्रित करना पड़ेगा। केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। किसी भी वस्तु को केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस लगाएंगे और उसके बाद में किरणें जो है वो इस तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसके पीछे की कहानी है कि क्यों इसको दूरदृष्टि दोष और क्यों इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, क्यों इसके अंदर जो है नाम जो है इस तरीके से उल्टे रखे गए। उसके बाद में देखो, याद रखने की ट्रिक के अंदर इसके अंदर क्या बताया गया कि उत्तल लेंस किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है, और अवतल लेंस किरणों को क्या करता है, बिखेरता है। क्या करता है, बिखेरता है, ठीक है। अब देखो, अतः निकट दृष्टि दोष का अर्थ है वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया है। रेटिना से पहले बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि अब रेटिना पर बनाने के लिए किरणों को फैलाना पड़ेगा और या बिखेरना पड़ेगा। तो बिखेरने का कार्य कौन करता है, अवतल लेंस करता है, इसलिए अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। इसी प्रकार दूरदृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। पीछे बनता है इसका मतलब दूरदृष्टि दोष है। अतः रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने के लिए किरणों को केंद्रित करना पड़ेगा, एक जगह किरणों को केंद्रित करना पड़ेगा। और केंद्रित करने का काम कौन करता है, वो अपना उत्तल लेंस करता है, ठीक है। इसलिए उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ठीक है। अब उसके अलावा देखो, ये जो दो दृष्टि दोष होते हैं वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकते हैं, बच्चे को भी हो सकते हैं और बड़ों को भी हो सकते हैं। लेकिन जो एक यहाँ पर जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य दोष जो है ये ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो ये जो है इसको देखो अपने करते हैं, देखो जरा दृष्टि दोष, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ समंजन क्षमता भी कम हो जाती है। अर्थात न तो, ठीक है, अर्थात न तो पास का साफ दिखाई देता है न दूर का। मतलब कि जरा दृष्टि दोष, देखो जरा का मतलब क्या होता है, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा आना, ठीक है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, आयु बढ़ने के साथ साथ में उसकी समंजन क्षमता कम हो जाती है। मतलब समंजन मतलब समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। न तो पास का साफ दिखाई देता है न दूर का साफ दिखाई देता है। इसके लिए इनको द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कई कई चश्मे होते हैं जिसके अंदर नीचे की तरफ क्या होता है, लेंस लगा होता है और ऊपर की तरफ बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, मतलब कि चश्मा होता है, ऊपर अलग लेंस होता है नीचे अलग लेंस होता है, ठीक है। इसको द्विफोकसी लेंस बोला जाता है। ये कब लगता है, ये जरा दृष्टि दोष में लगता है, ठीक है। और इसके अंदर दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। जब वो नीचे देखते हैं तो अखबार पढ़ने के लिए तो फिर वो अलग लेंस काम करता है, ऊपर देखते हैं तो अलग लेंस काम करता है, ठीक है। उसके अलावा देखो एक होता है दृष्टि वैषम्य दोष। यह दोष कॉर्निया की गोलाई, कॉर्निया की जो आंख के अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है इसकी जो गोलाई है उसके अंदर क्या हो जाता है, वो इनबैलेंस हो जाता है, अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं देखा जा सकता। मतलब रेखाएं कुछ क्षैतिज है और कुछ ऊर्ध्वाधर है, तो दोनों को एक साथ में नहीं देख सकते, इसलिए उनको सिलेंड्रिकल लगाया जाता है, क्या बेलनाकार लेंस प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो क्या हो जाता है कि कॉर्निया जो होता है, आंख का कॉर्निया होता है, उसके अंदर जो है उसमें अनियमितता हो जाती है जिसके कारण से ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं दोनों को एक साथ में नहीं दिखाई देता। अगर ऊर्ध्वाधर दिखाई देती तो क्षैतिज नहीं दिखाई देगी, क्षैतिज दिखाई दे रही है तो ऊर्ध्वाधर जो है अपने को दिखाई नहीं देती है। तो ऐसो को कैसा लेंस लगता है, बेलनाकार लेंस लगता है। तो ये दोनों जो दोष है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर
जरा दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरीके से याद करना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर अपने समझेंगे। टॉपिक जो है अपना पूरा पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मेन जो पॉइंट है वो देखो, तो दृष्टि परास क्या होती है? स्वस्थ मनुष्य की निकटतम दूरी परास 25 सेंटीमीटर है। मतलब एक स्वस्थ आदमी है वो पास में कोई भी चीज लेके 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में लेकर वो नहीं पढ़ सकता। मतलब कि निकटतम जो परास होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि परास सभी की अलग अलग होती है, सबको दूर की वस्तु सभी को अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन पास की जो है वो फिक्स है, 25 सेंटीमीटर जो है वो निकटस्थ दूरी की परास होती है। ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। आंख में उपस्थित जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 1.33, मतलब कि 4/3 भी अपने इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो आंख में उपस्थित जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना है? क्या है अपवर्तनांक? कितना है? 1.337 जो है इसका अपवर्तनांक होता है। ये अपने को चीजें डायरेक्ट याद करनी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन व परावर्तन कोण के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अब देखो TIR जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसके अंदर क्या होता है? आपतन व परावर्तन कोण के 90 डिग्री का होता है। आपतन कोण और परावर्तित जो किरण होती है उसके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री का होता है। प्रकाश का हीरे में जाना व उसके बाद में होने वाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो देखो एक चीज अपने को और यहां पर याद करनी है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, हीरे का चमकना, ठीक है, 2 नंबर पे है मृग मरीचिका। ठीक है, ये दोनों किसके उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आपतन व परावर्तन कोण के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। प्रकाश का हीरे में जाने के बाद में, हीरे में जाने के बाद में होने वाली घटना, मतलब कि जो चमक होती है वो घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और एक देखो मृग मरीचिका जो बनती है गर्मियों के अंदर, क्या होता है कि मृग मरीचिका जो रोड के ऊपर पानी जैसी एक आकृति दिखाई देती है, वो किस कारण से बनती है? वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तो ये अपने को इससे साथ में याद करना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या क्या होता है? एक हीरे का चमकना और एक मृग मरीचिका बनना जो है इसका उदाहरण होता है। देखो आकाश का नीला दिखाई देना, ये किस कारण से होता है? ये होता है प्रकीर्णन के कारण से। क्यों होता है? ये होता है प्रकीर्णन के कारण से। ये देखो अलग अलग जो घटनाएं हैं कुछ इनको अपने को खुद से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है कि स्कैटर हो जाती है, जो किरणें होती है वो क्या हो जाती है? बिखर जाती है। बिखर जाती है तभी अपने को नीला रंग दिखाई उसका देता है। और हीरे का चमकना आपने देख चुके पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। और इंद्रधनुष का बनना ये वर्ण विक्षेपण है। वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण ये क्या है? हीरे का इंद्रधनुष का बनना। और ये मैं आपको जो है पीछे बता भी चुका हूँ वर्ण विक्षेपण के अंदर कि जो इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है? वो वर्ण विक्षेपण के कारण से बनता है। पानी की सतह पर बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। पानी की सतह के ऊपर जब होता है तो वो कैसे कार्य करता है? वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। देखो ये भी याद करना पड़ेगा अपने को कि पानी की सतह के ऊपर जब वो होता है, सतह के ऊपर जब टिका हुआ होता है तब तो वो कैसा होता है? वो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। लेकिन पानी में हवा का बुलबुला जब होता है तो वो क्या हो जाता है? वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। ये तो अपने को स्टैटिक है, वो खुद को ही याद करना पड़ेगा। प्रकाश के वेग की खोज किसने की? तो रोमर ने।
ठीक है, प्रकाश के वेग की खोज किसने की? रोमर ने की थी। और कितने बताई? देखो ये है, ये यहाँ पर है CV, ठीक है। तो 3 × 10⁸ ये प्रकाश का वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और खोज किसने की? ये खोज की है वो रोमर ने इसकी खोज की है। देखो शीशे में पड़ी दरार पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तेल की बूंद व साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का गुण है, ठीक है। वह तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का गुण है। देखो अपने देखो एक बार यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक तो था इसमें मृग मरीचिका, ठीक है। एक है हीरे का चमकना, ठीक है। बुलबुले का रंगीन दिखना, ठीक है। और शीशे में पड़ी दरार, शीशे में पड़ी दरार, ठीक है। ये अपने क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अपने कुछ उदाहरण हैं। और ये लास्ट वाली जो कुछ लाइनें हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें अपने लिए बनती है। तो जो प्रकाश वाला टॉपिक है ये टॉपिक अपना बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर ज्यादातर याद रखने वाली चीजें हैं जो है मैंने इसके अंदर डाली है, क्योंकि जो प्रकाश वाला टॉपिक है काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। लेकिन बड़ा इसलिए क्योंकि उसके अंदर सब चीजों के रीजंस है। रीजंस अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सभी मैंने आपको इसके अंदर कवर करवाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।